हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हम आरपीएफ की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आरपीएफ में हमारे किस किस टाइप का सिलेबस होता है और कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल रहेगी। तो चलो देखते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि हमारे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में क्या क्या सिलेबस आता है और कितनी की हमारी नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, किस टाइप से हमें अपने सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आ जाते हैं अब हमें सिलेबस में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कि किस टाइप के हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और कितने हमारे निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया, ये नंबर ऑफ मार्क्स हो गए। ठीक है, और ये हमारा टाइम हो गया, कितना टाइम मिलेगा हमें, और ये हमारे कि हमें मार्क्स कितने मिलेंगे। यस, सुनो, नंबर ऑफ मार्क्स तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन कितने आएंगे हमारे, ये क्वेश्चन का कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे वो हो गया। ठीक है, तो सेक्शन में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। पहले आती है हमारी जीएस, जो हमारी 50 नंबर की रहेगी और 50 ही क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ्स जो आएगा यहाँ पे अर्थमेटिक मैथ आता है। ठीक है, एडवांस आता है, उसका थोड़ा बहुत पार्ट आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता। तो जो होगा, जैसे मेंसुरेशन हुआ, अलजेब्रा हो गया, तो वो हम आपको बता देंगे कि कहाँ से कितना कितना करना है। तो ये 35 नंबर का आता है। ठीक है, और क्वेश्चन भी कितने होते हैं, तो क्वेश्चन भी 35 ही होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में 35 नंबर की आती है। ठीक है, क्वेश्चन कितने होते हैं, तो क्वेश्चन भी हमारे 35 ही होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के ये हो गया हमारा 120 क्वेश्चन। ठीक है, और 120 ही हो गया हमारा नंबर। ठीक है, 120 क्वेश्चन हो गए और 120 हमारे नंबर हो गए। ठीक है, अब टाइम कितना होता है, तो टाइम देखो, टाइम होता है हमारा 90 मिनट का। ठीक है, तो 90 मिनट का हमारे पास टाइम होता है, जिसमें हमारी जीएस आती है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 ही हमारे नंबर होते हैं। ठीक है, मैथ्स आता है, मैथ अर्थमेटिक नहीं आता है, सॉरी एडवांस मैथ नहीं आता है, अर्थमेटिक मैथ आता है। अर्थमेटिक मैथ के थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे भी होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, कि किस टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग बहुत सिंपल आती है। जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कौन कौन से रीजनिंग से हमारे टॉपिक्स आते हैं, तो वो सभी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 35 नंबर के आते हैं और 35 ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 120 नंबर का पेपर है और 120 नंबर की ही निगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, टोटल नंबर 120 और क्वेश्चन भी 120 है और 1/3 की हमारी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं जीएस में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो जीएस में हमारी हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, करंट अफेयर आता है, स्टैटिक्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है। तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जीएस देखो, जीएस मोस्टली सभी की ऐसी होती है, किसी बच्चों की जीएस यहाँ पे होगी, किसी की यहाँ पे होगी और किसी की बहुत अच्छे लेवल पे होगी, क्योंकि जो जीएस में जितना ज़्यादा टाइम देता है उसकी जीएस उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि जीएस ना मल्टीपल रिवीजन मांगती है और हर चीज़ों को, मतलब नई नई चीज़ें को गेन करना होता है जीएस के लिए। आपको करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, स्टैटिक्स भी आपको कंटिन्यू पढ़नी पड़ेगी। जो आपके सब्जेक्टिव टॉपिक्स है, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें कंटिन्यू पढ़नी पड़ती हैं। अगर हमने कहीं पे भी ब्रेक ले लिया तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीएस में ना सबसे ज़्यादा भूलते हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी भूलते हैं,
कुछ जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी वो उतना कम भूलता है। आप जीएस को 1 मंथ कंटिन्यू करके देखो, आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नंबर्स भी इंक्रीज़ जीएस में ही होते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर की जीएस है तो हमें ओबियसली ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जीएस पे, ठीक है। तो देखते हैं हिस्ट्री में हमारे 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये करना कैसे, सारे सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में। हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एसेंट हिस्ट्री, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस यहीं से होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हमारी एसेंट हिस्ट्री होती है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन और कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो स्किप कर सकते हो, बट मॉडर्न और एसेंट हिस्ट्री तो हमें करके ही जाना है, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं और बाकी के 1-2 क्वेश्चन हमारे मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपनी मॉडर्न हिस्ट्री और एसेंट हिस्ट्री दोनों को पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें और हमें समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बीच में से उठाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ही हमें हिस्ट्री बोरिंग लगती है। तो सबसे पहले आप एसेंट हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सर्कल ऐसे घूमेगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस हम अपनी एसेंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे, ठीक है। तब हम मेडिवल हिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। बट यहाँ से जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे ना, वो जब हमने इसको रीड किया, इसकी थ्योरी रीड किए और इसके PYQ क्वेश्चन किए, तो वो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ से भी अटैम्प्ट कर लेंगे। बट एसेंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने प्योरिटी पर लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उन्हें सबसे पहले इस सर्कल की तरह पढ़नी है, पहले एसेंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये बच्चे उन बच्चों के लिए हैं जो बिगनर्स हैं, ठीक है। और जो रिपीटर्स है, जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें 1 मंथ हो गया है, 1 ईयर हो गया है, 6 मंथ हो गए हैं, तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उन्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि सबसे पहले एसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मेडिवल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा सर्कल है जिसकी तरह हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है। अब सेकंड चीज़ आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हमारी इंडियन ज्योग्राफी होती है और एक हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। तो देखो इंडियन ज्योग्राफी में क्या होता है, इंडियन ज्योग्राफी में हमारी थोड़ा थ्योरी का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, एशियन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब हमें रीड करनी होती है। तो ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा मैप वाला पार्ट होता है सारा, ठीक है। तो जो हमारा मैप वाला पार्ट होता है उसे हमें मैप के थ्रू लर्न करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ पूछी जाती हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है, तो वो सब हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में रीड करते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी हमारी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी होती है, जिसका बहुत छोटा सा माइनर सा सिलेबस है, ठीक है। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप अगर रीड करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए अगर आपको कम टाइम में करना है तो परचम क्लासेस है जो हिंदी में पढ़ाती है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वहाँ से अगर आप हिस्ट्री को भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छा कराती है वो मैडम, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है हमारी पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमारा क्या क्या चीज़ें आती है वो हम एक बार देख लेते हैं कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखो पढ़ना हमें लिमिटेड है, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हमें लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स रखना है, और लिमिटेड ही हमें एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड कंटेंट रख के तब हमें प्रिपरेशन करनी है, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को एज्यूम कर सकें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमें पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉलिटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना है,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ने के बाद हमें असेंबली पढ़नी है। असेंबली पढ़ने के बाद हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है। फिर हमें अमेंडमेंट पढ़नी है। फिर हमें सोर्स पढ़ने हैं। उसके बाद हमें शेड्यूल्स रीड करने हैं। शेड्यूल्स रीड करने के बाद हमें पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ना है। उसके बाद हमें पार्लियामेंट पढ़ना है। पार्लियामेंट पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट पढ़ना है। फिर पीएम और सीएम पढ़ना है। ठीक है। पीएम सीएम पढ़ने के बाद हमें गवर्नमेंट पढ़ना है, स्टेट, स्टेट एंड सेंटर। ठीक है। इनका रिलेशन कैसे होता है, कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेशन शो करती है, कि स्टेट का सेंटर से हमारा किस टाइप का रिलेशन है, कैसे कैसे हमारे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों को मर्ज करके। तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे हमें। ठीक है। सीबी, एनसीबी, इलेक्शन, बहुत से बच्चे हो गए जो सोच रहे होंगे ये एनसीबी क्या होता है। तो एनसीबी होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी में एक पार्ट है जो हमें रीड करना होता है। ठीक है। तो ये हमें रीड करना है। सीबी क्या होता है, और ये सीबी का मीन्स होता है सिटीजनशिप एक्ट, यानी कि नागरिकता अधिनियम। ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, इसलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है। और एनसीबी से भी कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे हमारे 50 नंबर की जीएस आती है तो 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो एनसीबी भी हमारी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम इलेक्शन पढ़ेंगे। इलेक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। फिर हम जुडिशरी पढ़ेंगे। जुडिशरी रीड करने के बाद फिर हम, 1 मिनट इसे क्लियर कर देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं बचा। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्पेशल प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें रीड करेंगे। तो हमें पॉलिटी में सिर्फ इतना रीड करना है, कम कंटेंट रखो और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रखो। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सब यहीं से आते हैं। आप किसी भी का भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, एसएससी का उठा लो या फिर यूपी का उठा लो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, उन सब का तो क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10 टॉपिक इसमें ऐड कर दे तो हमें यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है। जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना है उसी के सिलेबस के थ्रू हमें रीड करना है। ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल सिलेबस हो गया। जो बिगनर्स है वो इस टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा, उन्हें सिर्फ ये टॉपिक्स रीड करने हैं। और रिपीटर्स को मोस्टली पता होता है, बट अगर नहीं पता तो वो इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करें, उसके बाद किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। ठीक है। तो सिर्फ हमें इतने टॉपिक्स को रीड करना है और इन्हीं टॉपिक्स का मल्टीपल रिवीजन करना है पॉलिटी में। ठीक है। तो पॉलिटी में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं और वो हमारे इसी टॉपिक से आएंगे, और अच्छे खासे रिवीजन करेंगे तो हम 7 से 8 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन कोई रहेगा नहीं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं स्टैटिक जीएस पे। स्टैटिक जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसमें हमारे 70+ चैप्टर्स हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। तो स्टैटिक जीएस का सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंथी है। अगर हम पर डे एक टॉपिक्स भी कवर करेंगे तो भी हमारा सिलेबस ईजिली से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
स्टैटिक जीएस के मैं आपको एक बार थोड़े टॉपिक्स बता देती हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे फेयर एंड फेस्टिवल हुआ, ठीक है, डांस एंड डांसर हुए, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टेम्पल्स हुए, ठीक है, माउंटेन्स हुई, जो हमारी माउंटेन्स होती है, ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं बुक एंड ऑथर्स हो गए, सेंसस हो गई, सेंसस यानी कि जनगणना, ठीक है, तो ये 2011 में हुई थी, तभी की पूछी जाती है, ठीक है, माउंटेन्स पीक वगैरह हो गए, पासेस हो गए, रिवर्स पूछे जाती है, तो ये भी हमारा स्टैटिक जीएस में कवर कर लेते हैं रिवर्स को, रिवर्स और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती है। वैसे तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, बट हमें इस टॉपिक्स को स्टैटिक जीएस में भी कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसके बाद साइट्स हो गई, जैसे रामासार साइट्स है, हेरिटेज साइट्स है, तो ये हमारी साइट्स हो गई, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गए, और सुपरलेटिव क्वेश्चंस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपके 70+ टॉपिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स होते हैं जो हमारे स्टैटिक जीएस में आते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि हमें स्टैटिक जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स रीड करने होते हैं, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ गए होगा स्टैटिक जीएस क्या होती है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे जीएस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो जीएस में देखो साइंस होता है, करंट अफेयर होता है, इकोनॉमिक्स होती है, मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं और इन्वायरमेंट इशूज़ भी आते हैं, ठीक है। ये हमारे पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से अलग वाला पार्ट है। इन तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के हमारे इन तीन से अलग ये 5 सब्जेक्ट और आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमें जीएस के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो देखो ये एसएससी की बुक है, अगर आप रेलवे की बुक परचेज़ करना चाहते हो तो आप रेलवे की बुक भी परचेज़ कर सकते हो, बट अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन्हीं बुक से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई स्पेशली आरपीएफ यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो रेलवे की बुक परचेज़ कर सकता है, बट अगर आप लोगों के पास एसएससी की बुक है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रेलवे की बुक ही परचेज़ करनी है, सभी में वही थ्योरी है, वही सिलेबस है, कोई अगर अलग पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो जब आप मॉक दोगे तो वो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो जीएस में हमें क्या क्या फॉलो करना है। जीएस में देखो अगर किसी के पास पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू सोल्ड पेपर है, ठीक है। अगर आपके पास किरण का है, पिनाकल का है, किसी का भी है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आपके पास एक सोल्ड पेपर होना ज़रूरी है जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ हो गई जीएस के लिए। इसके बाद आपके पास एक थ्योरी बुक होनी चाहिए, ये पिनाकल की है थ्योरी बुक। अगर आपके पास आरपीएफ यानी कि स्पेशल से आपके पास रेलवे का सोल्ड पेपर है तो आप उसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास रेलवे का नहीं है, किसी और का है, जैसे एसएससी होगा, यूपी पुलिस का हो गया, तो आपके पास जो भी है आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके पास किस चीज़ का है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपके लिए वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो अभी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें आरपीएफ की भी प्रिपरेशन करनी है। अगर कोई स्पेशली रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसने अभी किसी चीज़ का कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसे रेलवे की बुक परचेज़ कर लेगा तो भी अच्छा है। अगर वो एसएससी की बुक परचेज़ करना चाहता है तो भी दोनों ही वेल एंड गुड है, ठीक है। तो ये आपके मैंने जीएस के डाउट क्लियर कर दिया कि आपको जीएस की कौन सी बुक लेनी है। आपके पास एक सोल्ड पेपर होना चाहिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो, किसी के भी पीवाईक्यू क्वेश्चनों का एक सोल्ड पेपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी के लिए बुक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास राकेश यादव सर की बुक है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी देखो
TCS के क्वेश्चन है, ये अभी नहीं आई है। पहले यागेश यादव सर की जो बुक आती थी वो मैथ्स की आती थी ओनली, बट अब इनकी रीजनिंग और GS की भी आती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है बुक है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, बट GS के लिए आपके पास एक थ्योरी बुक होनी चाहिए और एक आपके पास सोल्व पेपर की बुक होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या क्या करना है और किस टाइप से क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो इजी पार्ट और मॉडरेट पार्ट, मैंने GS को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इजी पार्ट में जैसे मिरर इमेज हो गई, जो आपको चैप्टर्स पढ़ने की रीड नहीं है, सिर्फ एक बार समझ लिया और क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसी सीरीज आती है नॉन वर्बल वाली, उसको भी आप बिना किसी थ्योरी को रीड किए क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एज के क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसका पुत्र उससे 3 साल पहले 4 साल का था, अब वर्तमान में उसकी एज क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के एज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप एक बार किसी की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। उसके बाद आते हैं मैथमेटिकल पे। मैथमेटिकल में क्या होते हैं, साइंस चेंज करने होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप लोगों को वो चेंज करके उसका सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये भी आपको थ्योरी पढ़ने की रीड नहीं है, बेसिक सा है, आप ऐसे ही रीड कर लोगे, क्योंकि 10 तक आई होप 10 तक सभी के पास मैथ होगा। अगर किसी के पास मैथ भी नहीं होगा तो 9 तक तो होगा, वो भी इन्हें ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग फिगर में क्या करना, मतलब आपको एक डायग्राम दे देंगे। ठीक है, इसको बोल देंगे यहाँ से कट गया, यहाँ पे एक इमेज बना देंगे कि अब इसकी इस साइड इमेज क्या होगी, या फिर इसका हमने एक पोर्शन काट के फोल्ड कर दिया है, अब ये हमें ओपन करना है तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये भी बिना किसी थ्योरी के पढ़े हो जाएगी। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप 1-2 वीडियो देखोगे आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन समझ आ जाएगी कि कैसे सोल्व करने हैं। सेकेंड चीज़ आती है कैलेंडर। कैलेंडर भी इजी सा होता है, डेट निकालनी होती है, बस इसमें एक ईयरली कोड होता है और एक हमारा वीक वाला कोड होता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वो लर्न करना है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन ईजिली से सोल्व हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ आती है क्लॉक। क्लॉक वाला चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, आप एक बार थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम भी एक बहुत ईजी सा चैप्टर है, आपको 1 से 2 वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, किसी भी टीचर्स की देख सकते हो, बट इवन कोचिंग या फिर आदित्य रंजन सर के, वहाँ पे एक विक्रमजीत सर है जो RG ऐप पे है। ठीक है, उनसे पढ़ोगे तो उनसे भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपने यूपी पुलिस की प्रिपरेशन की होगी तो आपने RWA से पढ़ा होगा, आप उन टीचर से भी इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, डाइस एंड क्यूब्स के हो गए, ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इम्बेंट फिगर हो गए, ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ 1-2 चैप्टर में, मान के चल रही हूँ 2-3 चैप्टर में आपको वीडियो देखने की नीड होगी और ये इजी से आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन लगे, या फिर 1 वीक मान के चल लेते हैं कि 1 वीक में आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, मॉडरेट चैप्टर्स में क्या होता है, मॉडरेट चैप्टर्स में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी लेंथी लैंग्वेज होती है इसकी, तो इसे करने में आपको 6 से 7 दिन हो जाएंगे, बिल्कुल टॉपिक बेसिक से और हाई लेवल तक कवर करने में। ठीक है, पजल के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े मॉडरेट होते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पजल काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, ये भी थोड़े मॉडरेट आते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे बुक से तो ये भी कवर हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक सर्कल दे देगी या फिर एक आयताकार मेज दे देंगे, इसकी चारों ओर आपको बैठाने होता है। ठीक है, और डायरेक्शन कभी इनकी केंद्र की तरफ कर देगी, कभी केंद्र की बाहर की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो इसकी भी आप 4 से 5 वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, नॉन सीरीज और अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी थोड़े ईजी होते हैं, बस थोड़ा कंसेप्ट वेज होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इसे पढ़ना होता है। ओड एंड आउट वाला हो गया, तो ये भी चैप्टर इजी है, बट थोड़ा सा मॉडरेट होता है, तो थोड़ा सा आपको रीड करना होगा। मिसिंग नंबर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, एनालॉजी होगा, साइलोग्राम हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो ये थोड़े मॉडरेट टाइप के होते हैं, जिसके लिए आपको 1 से 2 वीडियो यूट्यूब पे देखनी होगी, उसके बाद आपको बुक से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी।
और ये क्वेश्चन आप लोगों की तभी अच्छे होंगे जब आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि नए नए टाइप के क्वेश्चन देखोगे और इन्हीं चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की नीड होती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपके पास रीजनिंग की बुक होनी चाहिए या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ चैप्टर्स की रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है और वहाँ पे हमें अपने टाइम्स को बचाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पास टेक्स्ट बुक की पास होनी चाहिए या फिर आपके पास बुक होनी चाहिए PYQ वाली, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेकंड चीज़ पे कि हमारे मैथ्स में क्या क्या आता है। तो एक बार हम अपने मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ्स में हमें क्या क्या करना है। तो अब देखते हैं हमें मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक्स हमें रीड करने हैं, ठीक है। तो मैथ्स में सबसे पहले आ जाते हैं परसेंटेज, ठीक है। फिर इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। फिर डिस्काउंट वाला चैप्टर्स आता है, CI और SI, ठीक है। फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन आता है। फिर इसके हमारे बाद हमारा एज एंड पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आता है, सॉरी चैप्टर। एवरेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 1 से 2। ठीक है। टाइम एंड वर्क वाला आता है। टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मेंसुरेशन 2D और 3D होती है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो हमारे इतने चैप्टर्स आते हैं। थोड़े बहुत हमारे जैसे HCF LCM वाला हुआ, ये वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे 12 से 13 चैप्टर्स आते हैं मैथ्स में। अभी कैसे करने हैं और कहाँ से करने हैं, अगर आप लोगों के पास किसी का कोई पेड कोर्स है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास किसी का पेड कोर्स नहीं है तो आप लोग यूट्यूब से फ्री भी पढ़ सकते हो। किस टीचर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। कहाँ से कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमें अपनी 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कितना हमें एडवांस मैथ पढ़ना है और कितना हमें अर्थमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की कवर होगी, ठीक है। पढ़ना किस डायरेक्शन में है सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। एक आपकी जर्नी होगी, ठीक है, 90+ डेज़ की जर्नी होगी। कैसे होगी, सारी चीज़ें कैसे कवर करेगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स है जो जो हमें रीड करने हैं। अगर आपके पास कोई पेड कोर्स है तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब से भी फ्री कंटेंट सभी टीचर्स का है। आदित्य रंजन सर का है, ठीक है, राकेश यादव सर का है, अभिनय सर का है, गगन प्रताप सर का है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये टीचर्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, आप उनसे पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक टीचर्स का फॉलो करना चाहता हूँ तो आप पेड कोर्स ले सकते हो। बाकी देखो, सभी टीचर्स का कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस टीचर से क्या पढ़ना है और किस टीचर से किस चैप्टर को किस तरह कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस। अब देखो, आज हमारा 22 मार्च है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को 22 मार्च के बाद देखेंगे, ठीक है। तो मैं सभी के लिए बता देती हूँ, एक टारगेट सीरीज स्टार्ट करती हूँ मैं, जो हमारी 90 डेज प्लस होती है,
ठीक है। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे पढ़ना है। डेली का टारगेट दिया जाता है कि मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और जीएस में क्या करना है। ठीक है। इसमें एक आपकी जो जनरली होती है वो एक टारगेट बेस होती है। डेली आपको थोड़ा थोड़ा टारगेट्स दिया जाता है और एग्ज़ाम तक आपका रिवीजन कराया जाता है, आपको मॉक दिलाए जाते हैं। ठीक है। मल्टीपल रिवीजन होता है और एक गाइडलाइन के थ्रू होता है। ठीक है। जिसमें आपको लगता है कि हाँ आज हमने इतना अचीव किया है और कल हम इतना अचीव करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी जो जनरली होती है वो एक टारगेट बेस होती है जिसमें आपको सभी चीज़ें बताई जाती है किस तरह से हमें अपने सिलेबस को कवर करना है, कम टाइम में कैसे सिलेबस कवर करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितने हमें मार्क्स लेके चलने हैं, कौन सा हमारा वीक पॉइंट है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर हमें मेहनत करनी है, कहाँ पर हमें कम मेहनत करनी है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और उन सभी चीज़ों को आपको रीड करना होता है। ठीक है। और फॉलो करना होता है। देखो ये टारगेट थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर कोई कंसिस्टेंसी के थ्रू नहीं पढ़ रहा है और उसका एक दिन का भी टारगेट छूट जाता है तो फिर उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है अपने पीछे के टारगेट्स को कवर करना और आगे के टारगेट्स को कवर करना। और एक कंसिस्टेंसी के थ्रू आप लोगों की जर्नी होती है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आपको एक कंसिस्टेंट रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने पास्ट को फ्यूचर में कन्वर्ट करने के लिए कि मेरा फ्यूचर्स अच्छा हो, जैसे मेरा पास्ट गया है ऐसे मेरा फ्यूचर ना हो। ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट की है मैंने जो बिल्कुल फ्री होती है। तो आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन को एक कंसिस्टेंसी के थ्रू यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ना चाहते हो, आप अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हो तो ये 90 डेज़ की टारगेट सीरीज़ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका 90 डेज़ के बाद एग्ज़ाम होता है, मान लो 3 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपका टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, 7 मंथ्स में हुआ, तो भी आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों को डेली टारगेट्स दिया जाएगा, कैसे फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है, सब चीज़ें आप लोगों की कवर होगी। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को डेली की टारगेट्स वीडियो मिलती है, वहाँ से आप लोग अपने डाउट्स, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। ठीक है। मैं सभी के डाउट सॉल्व करती हूँ, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको क्या क्या बुक फॉलो करनी चाहिए, आपके नंबर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहे, कहीं पे आके आपके नंबर स्टेबल हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर कराती हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ कि हमारी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, हमें किस टाइम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए। तो ये हमारा मैथ्स हो गया। मैथ्स हमें 3 से 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है। अगर हम बिल्कुल बिगनर बच्चे हैं तो हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे सारी चीज़ों को कवर करने में। ठीक है। तो 3 से 4 घंटे में हमें अपने मैथ्स की थ्योरी भी रीड करनी है, देन उसके बाद हमें PYQ प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि मैथ्स के जब तक आप PYQ सोल्व नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ऐसे ही रहेगा कि आपने नेक्स्ट चैप्टर रीड किया और पीछे का चैप्टर जो था वो आप उसको भूल गए। ठीक है। तो अगर हमें अपने सारे चैप्टर्स को एक पकड़ बना के चलनी है तो आपको PYQ क्वेश्चन के थ्रू ही आपकी प्रैक्टिस होगी और उसी के थ्रू ही आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक होगा और ये जो बार बार भूलने वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल माइनर हो जाएगी। ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग से 1 से 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़ना है, उसमें आपकी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है। प्लस मॉक प्लस आपके PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है। तो रीजनिंग को हमें 1 से 2 घंटे देने हैं। अगर किसी की रीजनिंग अच्छी है तो उसे 1 घंटा देना है और अगर किसी की रीजनिंग वीक है तो उसको 2 घंटे देने हैं। ठीक है। तो बिगनर्स को 2 घंटे देने हैं और जो रिपीटर्स हैं उनको सिर्फ 1 घंटा देना है। GS और स्टैटिक GS के लिए आपको 3 से 4 घंटे देने हैं। इसमें से 1.5 घंटा आप लोगों को स्टैटिक GS के लिए देना है और 1.5 घंटा ही आप लोगों को थ्योरी के लिए देना है। ठीक है। दोनों की थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करनी है, देन उसके बाद PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही हमें स्टैटिक GS में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद हमें PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है।
तो ये सारा सिलेबस हमारी जो जनरली रहेगी वो इसके थ्रू रहेगी कि हमें मैथ्स को 3 से 4 घंटे देनी है, सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमें मॉक भी देने हैं, किस शेड्यूल में हमें मॉक देने, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की मैं टारगेट सीरीज़ में कवर करा दूंगी। बाकी अगर कोई बच्चा अपना खुद सेल्फ से करना चाहता है तो वो खुद से भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप टारगेट सीरीज़ फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरली विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के जो भी मॉक के रिगार्डिंग डाउट रहते हैं, आपके बुक के क्वेश्चन रहते हैं जो आपसे सोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स को मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आपका बुक्स हो, नोट्स हो, या फिर सिलेबस हो, या फिर क्वेश्चन हो, तो आप मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी ये टारगेट सीरीज़ जो है आपकी, ये आपकी 25 मार्च से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ जितने से जितने ज़्यादा आप फ्रेंड को शेयर कर सकते हो उन्हें भी अपने साथ में लेके आइए और साथ में प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप उनसे अपनी डाउट सोल्व कर सको। डेली का जो टारगेट्स आपको दिया जाएगा, आप उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अपने डाउट ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो और अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।